Hello students, welcome to my channel easystudy.com, and today we are going to start chemistry of class 11th. So we are starting from first chapter, some basic concept of chemistry. First chapter, some basic concept of chemistry. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स और ये कैसे कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम आने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वैसे आपको कुछ कुछ शायद याद आ रहा होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने कहीं पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, क्लास नाइन्थ में. हाँ बिल्कुल सही, क्लास नाइन्थ के अंदर हमने इसको एक बार पहले जो है हम पढ़ चुके हैं इसके कुछ लॉज के बारे में. तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज होते क्या हैं और चैप्टर के अंदर फिर से एक बार दिए हैं. इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो केमिस्ट्री में जो है किसी भी मैटर की कंपोजिशन और उसके फॉर्मेशन के ऊपर जो है काफ़ी स्टडी करते हैं हम. तो उसी फॉर्मेशन के ड्यूरिंग यानी कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, जब भी कोई एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन होते हैं और नए जो है कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो कुछ लॉज को, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. और ये वो लॉज हैं जिनको वो ओबे करते हैं और हमें इन लॉज के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. तो हम उन लॉज के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि ये कितने लॉज हैं और ये कौन कौन से लॉज हैं. जब भी केमिकल रिएक्शन होती है या कोई एटम्स कंबाइन होते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं, तो किस टाइप से ये उन लॉज को फॉलो करती है. ओके, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. The combination of different element to form compound is governed by the certain basic rules, and these rules are referred to as laws of chemical combination. मीन्स जब भी एलिमेंट्स जो हैं कंबाइंड होके नए कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो कुछ रूल्स को, कुछ लॉज को फॉलो करते हैं. और इन्हीं रूल्स, ये जो रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम जो जो भी ये लॉज फॉलो करते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज होते हैं. ओके, यहाँ पे 4 लॉज दिए हुए हैं आपको और इन 4 लॉज को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, स्टडी करेंगे. फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड एवोगाड्रोज लॉ. अब इसमें स्टार्टिंग के जो 2 लॉज दिए हुए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट कंपोजिशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों ही जो हैं लॉज जो हैं आपके 9th क्लास में आए थे और हमने इनको पढ़ा था. एक बार फिर से हम देखेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे. अगर छूट गया है तो आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो. तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, कंजर्वेशन वर्ड आते ही जो है, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मास हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, कुछ सेम टाइप का डेफिनेशन है जो चलता है. जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास में है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. मीन्स मास एक ऐसा टर्म है, ये वो चीज़ है जो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग या केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस के मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एग्जाम्पल जो है नीचे हम दिया है, इसको आप जो है समझ भी सकते हैं. यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कार्बन एटम जो है ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है और रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड यानी कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे रिएक्शन करने से पहले, ये अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. ये जो टर्म होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जो भी आफ्टर रिएक्शन हमें मिलता है वो प्रोडक्ट होता है. जैसे यहाँ पे ये CO2 जो है ये यहाँ पे प्रोडक्ट है. ओके, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की टर्म में भी हमने एक डेफिनेशन दिया है. सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट. इन रिएक्टेंट के मास का सम इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट के मास के सम के इक्वल होता है. यानी कि इस साइड का जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट साइड का, आफ्टर रिएक्शन वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, वो चेंज नहीं होता. ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मासेस यहाँ पे लिखे हुए नीचे दिए हुए हैं. कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 32. और मतलब टोटल मास जो है रिएक्टेंट साइड्स पे, यानी कि यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया 12 + 32 44.
ओके। नेक्स्ट, अब ये कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पे CO2। अब CO2 का जो टोटल मास है वो है 44, और यहाँ पे इन दोनों का जो इंडिविजुअल मास था उसका सम था वो भी 44 था। मतलब दोनों ही साइड पे जो है, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी, जो जो टोटल मास है वो इक्वल है। और यही होता है आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, जो मास होता है, टोटल मास, वो कंजर्व रहता है, ना ही वो बढ़ता है, ना ही वो इंक्रीज होता है, ना ही वो डिक्रीज होता है, चाहे ये फिजिकल चेंज हो, चाहे या फिर ये केमिकल चेंज हो, किसी भी टाइप का चेंज हो। ओके, तो मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ H2O, किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन है आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको रिएक्टेंट साइड्स के जितने भी सब्सटेंस हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स हैं, उनके मासेस का सम, और प्रोडक्ट साइड पे जो भी सब्सटेंस हैं उनके मासेस का सम निकालना है, और वो दोनों आपको हमेशा इक्वल मिलेगा। अगर वो इक्वल नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आपकी जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो इसको फॉलो करता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास का। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सब्सटेंस पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके टोटल मास में चेंजेस नहीं होते हैं। चाहे वो कैसे भी सब्सटेंस बनाए, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो रहा हो, कॉम्बिनेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, बट टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जोसेफ प्राउस ने ये लॉ दिया था, और ये है कांस्टेंट कंपोजिशन का, कि कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ होता है फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। अब कंपोजिशन किसकी कंपोजिशन, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ नीचे एक एग्जांपल हमने वाटर का लिया हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके बनाने के लिए उसके फॉर्मेशन में जो भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते। जैसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट एंड देयर रेशो बाय मास ऑलवेज रिमेन सेम नो मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड। मीन जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो जो एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। एग्जांपल जैसे वाटर के फॉर्मेशन में अभी आपको दिख रहा है कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाना होगा हमको, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ही नीड होगी, और इनका जो रेशो निकलता है वो आता है 1:8, और ये रेशो चेंज नहीं होता। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की, अगर उनको वाटर बनाना है, वाटर फॉर्म करना है, तो 1:8 की फॉर्म में ही कंबाइन होना पड़ेगा। अगर रेशो चेंज है इट मीन्स वो वाटर नहीं फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करते हैं, अब उनका रेशो जो होता है वो 1:8 नहीं होता, उनका रेशो वहाँ पे होता है 1:16। अब यहाँ पे जो रेशो है H2O फॉर्मेशन में वो होता है 1:8। तो H2O के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन 2 एटम्स ही होंगे, ऑक्सीजन 1 ही एटम होगा, ना इससे कम होंगे ना इससे ज़्यादा होंगे। अगर आपने कम या ज़्यादा कर लिए हैं तो इट मीन्स वो H2O फॉर्म नहीं करेगा। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के वो कांस्टेंट हैं, वो फिक्स्ड हैं, उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। चाहे सोर्स कुछ भी हो, चाहे वो यहाँ पर इंडिया के किसी भी प्लेस से वाटर का सैंपल लिया हो, या बाहर किसी अदर कंट्री से लिया हो, या वेपर फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, फॉर्मेशन यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसका जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पार्टिसिपेशन होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। ओके, और ये जो रेशो है 1:8, ये रेशो इनका, ये मासेस का रेशो है, जो इनका मास इंक्लूड होता है जब ये रिएक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो रेशो बनता है 2:16, जो सॉल्व होने के बाद आ जाता है 1:8। ओके, तो ये रेशो फिक्स्ड होता है, और नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो भी फिक्स्ड होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था उसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन थे। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉर्म करना है तो हमें एक ही कार्बन और दो ही ऑक्सीजन कंबाइन जो है सॉरी पार्टिसिपेट करेंगे CO2 फॉर्मेशन के लिए। अगर कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो वो CO2 फॉर्म नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है, एक ही ऑक्सीजन होता है और एक ही कार्बन है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है तो कार्बोनेट फॉर्म करेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स होने चाहिए, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो कंपोजिशन में यानी कि किसी भी कंपाउंड को बनाने में जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका पार्टिसिपेशन फिक्स्ड होता है, यानी कि वो कितने एटम्स जो हैं उससे कंबाइन होंगे ये फिक्स्ड होगा हमेशा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। चाहे वाटर का सैंपल आपने कहीं से भी लिया हो, उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, और H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ही एटम पार्टिसिपेट करेंगे हमेशा, और उनका पार्टिसिपेशन जो होगा यानी कि रेशो बाय मास होगा वो 1:8 ही होगा। ओके, ये भी कभी चेंज नहीं होता। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स वो एक फिक्स्ड रेशो पर रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी कम कर लिया कभी ज़्यादा कर लिया, वो फिक्स्ड रेशो पर ही रिएक्ट करेंगे। अगर हाँ, इसमें कंडीशंस भी होती हैं कि वो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए जिस कंडीशन पे वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की कंपोजिशन जो होती है वो कंपाउंड्स की वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती, यानी कि रेशो बाय मास हमेशा सेम रहता है। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने इंट्रोड्यूस कराया था हमको। ये जो लॉ है ये हमारे लिए न्यू है, ये हम अच्छे से देखेंगे थोड़ा। इट स्टेट्स दैट वन एलिमेंट combines with the fixed mass of other element to form two or more than two compounds. It does so in the simple whole number ratio, ratio by mass. अब ये थोड़ा मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ आपने देखी होगी कि दो एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया था हमने, कार्बन और ऑक्सीजन का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बोनेट भी बनाता है। यहाँ पे हमने तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके 3 अलग अलग फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 अलग अलग रेशो में आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और 3 डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन जो है कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों बनाता है। यहाँ पे दोनों ऑक्साइड्स दिए हुए हैं हमको और दोनों के रेशो भी दिया हुआ है। ओके, अब दोनों के रेशो में दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ वो एक फिक्स्ड रेशो पर ही क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 16 है, जबकि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 14 और एक में 28 है। ओके, तो जब ऐसा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक से ज़्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल बना सकते हैं डिफरेंट रेशो पर, तब ये लो जो है फॉलो करता है, वो जो ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स पे ये लो फॉलो करता है। ओके, वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास यानी कि 16 से कंबाइन हो रहा है और क्या कर रहा है, फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, और वो 2 कंपाउंड्स बना रहा है, 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कंपाउंड बना रहा है ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करके। तो इट डज सो इन सिंपल होल नंबर रेशो, तो वो इस रेशो बाय मास की फॉर्म में, सिंपल होल नंबर रेशो बाय मास की फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों के रेशोज दे रखे हैं, 14:16 एंड 28:16, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक फिक्स्ड मास के साथ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। ओके, तो उन एलिमेंट्स पे जो किसी अदर एलिमेंट के फिक्स रेशो के साथ कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड का मैंने एक एग्जांपल दे दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का दे दिया। तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है
कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ, फिक्स्ड रेशो के साथ जो है रिएक्ट करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोपोर्शन हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 4, एवोगाद्रोस लॉ। अब एवोगाद्रो लॉ और एवोगाद्रो नंबर ये पहले हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में एक बार आ चुका है। लॉ नहीं आया है इसके बारे में, बट हाँ नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। साइंटिस्ट ने कुछ अच्छे इन्वेंशन किए थे और कुछ थिंग्स हमारे लिए छोड़ के गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें उनके बारे में स्टडी करना। तो ये उनमें से एक है। इट स्टेट्स दैट अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाद्रो नंबर हमको पता है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के। ओके, तो यहाँ पे ये बताया है कि सेम कंडीशन यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो डिफरेंट गैसेस हैं, मान लो 2 गैसेस हैं। अब दोनों गैसेस जो हैं वो किसी कंटेनर में है और उनका टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, यानी कि दोनों को सेम कंडीशन प्रोवाइड की है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, ठीक है, सेम प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, और वो जिस कंटेनर में यानी कि उनका वॉल्यूम जो है वो भी इक्वल है। तो अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं इक्वल हैं, यानी कि टेम्परेचर भी सेम है, दोनों डिफरेंट, 2 गैसेस हैं, दोनों डिफरेंट गैसेस हैं ए एंड बी, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है और दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। अगर ये होता है देन ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि गैस ए के मॉलिक्यूल्स अगर 5000 है तो बी के भी 5000 ही होंगे। तब कब? जब ये तीनों कंडीशंस या तीनों चीज़ें होंगी कि टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो और दोनों यानी कि उन डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम भी सेम हो। तो अगर उनका ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं तो उस कंटेनर के अंदर या उस वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों गैसेस के, वो भी इक्वल होंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of different gases will be equal if they have same temperature, same pressure and equal volume। अगर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे उन डिफरेंट गैसेस के वो भी सेम होंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास 2 गैसेज हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों का वॉल्यूम 2 लीटर्स है, यानी कि ऑक्सीजन 2 लीटर एंड हाइड्रोजन 2 लीटर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके सेम होते हैं इफ़ अगर बोथ गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। अगर दोनों गैसेज जो हैं वो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे होती हैं तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये है हमारा एवोगाद्रो लॉ, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर था। बट ये तब जब वो डिफरेंट, एक तो ये गैसेस पे अप्लाई होता है, सॉलिड्स पे अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट तो हम सॉलिड को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम गैसेस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई है कि वॉल्यूम जो होता है उनका इक्वल होना चाहिए गैसेस का, ओनली गैसेस पर है ये, और टेम्परेचर और प्रेशर भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लॉ है वो स्पेशली गैसेस के लिए है और ये कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प भी करता है, जो आगे जाके आपको जब आप कैलकुलेशन करेंगे हम तो देखेंगे कि कैसे हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारे 4 लॉज जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है कुछ टॉपिक्स का ले लेते हैं। ये है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 gases combine to form a product which is also a gas, then the volume of these gases are in simple whole number ratio provided all the volume are measured under the same temperature and pressure। कुछ सेम सा आपको एवोगाद्रो जैसा लग रहा होगा कि इसमें व्हेन 2 gases combine, जब 2 gases को हम कंबाइन करते हैं जो और एक प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है और वो भी एक गैस है, देन द वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस, तो इन दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम का जो रेशो होता है, होल नंबर रेशो हो जाता है इन गैसेस का, प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम, ये उनके वॉल्यूम के जो दीज गैसेस आर इन सिंपल होल नंबर रेशो प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी कि देखो जब गैसेस की रिएक्शन होती है आपस में, मान लो गैसेस के ऊपर जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो चेंज हो जाता है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उससे गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो सेम चीज़ प्रेशर पे होती है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो जज हो जाएगा। तो जब भी आप कंप्लीट रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है उस प्रैक्टिकल में कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इससे गैसेस के वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं। तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे अगर हम दो हम गैसेस को आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जो वो प्रोडक्ट भी अगर गैस, वो प्रोडक्ट भी जो है बन रहा है वो भी गैस है, तो फिर इनका जो रेशो बनता है वॉल्यूम का, वो होल नंबर रेशो में वो एक दूसरे को फॉर्म करते हैं, यानी कि वो एक रेशो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेशो बनाया हुआ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर लिया हुआ है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो उसका भी जो मॉलिक्यूल 1 लीटर वॉल्यूम लिया हुआ है। मतलब जितना हमने मॉलिक्यूल लिए हैं उसी को नंबर ऑफ वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा हुआ है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो वॉल्यूम भी 1 ले लिया हमने। 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है तो वॉल्यूम भी उसका 1 मॉलिक्यूल है क्लोरीन का तो वॉल्यूम भी 1 ले लिया। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl के, तो यहाँ पे उसके वॉल्यूम जो है हमने 2 ले लिया। तो इनका जो रेशो बनता है वो होता है होल नंबर रेशो, जिसको 1:1:2 की फॉर्म में बताया गया है। ओके, तो ये भी जो है एटॉमिक थ्योरी जो है ये गैसेस के लिए है, स्पेशली उन गैसेस के लिए है जो सेम टेम्परेचर रेशो और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं जो भी एक गैस होता है। तो ये जो आपस में ये कंप्लीट रिएक्शन होती है ये होल नंबर रेशो में, इस सिंपल होल नंबर रेशो फॉर्म करती है। ओके, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, जब 2 गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं विच इज़ ऑल्सो अ गैस, जो भी एक गैस होती है, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस गैसेस, तो इन गैसेस का जो वॉल्यूम होता है आर इन सिंपल होल नंबर रेशो, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में होता है जो हमने यहाँ लिखा है। ओके, प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो उसके अंदर जो उसके मतलब उन सभी गैसेस के जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको जो है मेजर, उसके वॉल्यूम मेजरमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो जब भी रिएक्शन होगी पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए भाई, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ओके, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्शंस होंगे। हर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। गैसेस में ये होता है कि उनका टेम्परेचर प्रेशर हमको सेम रखना होता है, अदरवाइज वो रिजल्ट बार बार चेंज होगा। आपने हाइड्रोजन क्लोरीन को एक बार रिएक्ट किया, प्रेशर टेम्परेचर था किसी प्रेशर या टेम्परेचर पे, और फिर दोबारा उसकी रिएक्शन की, अब प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो गया तो रिजल्ट जो होंगे वो डिफरेंट आने लगेंगे। तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इनको रिएक्ट करना है। ओके, तो ओनली गैसेस पे अप्लाई होगा। वो गैसेस जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाती हैं तो इन सभी का जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल होल नंबर रेशो में प्रोवाइडेड होता है। ओके, नेक्स्ट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में और इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट जो है टॉपिक नहीं है। डाल्टन ने एटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमको समझाए थे और उसी के ऊपर ये पूरी थ्योरी है। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जितने भी मैटर जो है हमारे सराउंडिंग वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। हर मैटर जो होता है, जितना भी मैटर हमारे चारों तरफ है, चाहे सॉलिड लिक्विड गैसेस की फॉर्म में हो, ये सारा मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ये पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स कहलाते हैं। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, जिनको स्पेशल माइक्रोस्कोप और स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम्स क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अगर वो फर्दर डिवाइड हो जाता तो जिन पार्टिकल्स में डिवाइड होता वो शायद स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो एटम्स जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय करके नए एटम्स फॉर्म नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट are identical to each other in all respect.
atoms of some elements, atoms of same element, sorry, atoms of same elements are identical to each other in all respect. ओके यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन है. ओके हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैं, तो सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होंगे ये जो होंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होगी, मतलब एक जैसी होगी. भाई दो हाइड्रोजन एटम हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन एटम है ना, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है हर रेस्पेक्ट में. मतलब इनका मास, इन पे चार्जेस, इनका मोमेंटम, इनकी जितना भी जो रिएक्शन जो होती है, इनकी वैलेंसीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर रेस्पेक्ट में ये सेम होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम्स. सेकेंड पॉइंट, इनको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स. ये आइसोटॉप्स जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन ऑल रिस्पेक्ट. जितने भी एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सिमिलर होती है. नंबर 5th पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे ये आइसोटॉप्स और आइसोबार्स जो है वो रॉन्ग है, इसको आप रीड नहीं कीजिएगा. तो ये हम जो है नेक्स्ट थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब दो डिफरेंट एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके एटम्स जो होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है वो भी डिफरेंट होती है. जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास डिफरेंट है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है. और सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है. ओके. एट नंबर 6, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो. और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं. अब जब ये कंबाइंड होते हैं तो हमने लॉज के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये एक फिक्स्ड होल नंबर रेशो में कंबाइंड होते हैं, यानी कि इनका रेशो चेंज नहीं होता, एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं. यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं. इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो सकते हैं और नए कंपाउंड बना सकते हैं. और ये जो कंबाइन होते हैं ये लॉज को फॉलो करते हैं, तो ये फिक्स्ड होल नंबर रेशो में कंबाइंड होते हैं, फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइंड होते हैं. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट. एक एलिमेंट यानी कि एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम को किसी अदर एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके. एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हीलियम को हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके. ये कंबाइंड होकर दूसरे एटम से नए कंपाउंड्स तो बना सकते हैं, लेकिन ये पूरे ही कन्वर्ट नहीं होते कि इनकी अपनी बिल्कुल ही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज कर ले और किसी कुछ नया एलिमेंट बना दें, किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते. कंपाउंड तो बना लेते हैं, मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं, बट नया एलिमेंट नहीं बनाते. ओके. ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो जिसने मतलब बाद में जो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो पता लगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें चेंज करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझ में आएंगे. फर्स्ट हमने वहाँ पॉइंट पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट जो होता है वो सब एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. फर्स्ट पॉइंट चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि जब एटम के बाद पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं, जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो जब एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है. तो एटम इज़ नो मोर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर, इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के. ये तो खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इट मीन्स एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में आते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का यहाँ पे चेंज हो गया, वो गलत हुआ. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में वेरी इन वन और मोर एस्पेक्ट. अब ये जो है आइसोटॉप्स होते हैं सेम. ये यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है जो हमने वहाँ पे आइसोटॉप्स लिखा हुआ है वो यहाँ पर आएगा कि जो वहाँ पढ़ा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता.
लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताता है कि सेम एलिमेंट के एटम में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, और तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है लेकिन एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट होता है। इट मीन्स तीनों हाइड्रोजन है लेकिन तीनों का देखा जाए तो एटॉमिक मास डिफरेंट है। इट मीन्स सेम एलिमेंट के एटम्स भी में भी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ओके, मीन्स इन एलिमेंट्स के एटम्स को बोलते हैं आइसोटॉप्स। सेम एलिमेंट के एटम्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है सिमिलर होती है, मीन्स आप कह सकते हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इनको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। तो सेकंड पॉइंट जो है ये आइसोटॉप्स के बारे में है। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में वेरी इन वन और मोर एस्पेक्ट। अब वहाँ पर एक पॉइंट हमने पढ़ा था जिसमें देखा था कि डिफरेंट एलिमेंट यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटम की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो ऐसा नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है। कुछ प्रॉपर्टीज, सारी नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज। अगर सारी एक जैसी होती तो वो सेम एलिमेंट हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इन एलिमेंट्स के एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स का डेफिनेशन भी है हमारे पास। एलिमेंट एटम्स हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में भी प्रॉपर्टी सिमिलर मिल सकती है, हो सकती है, और इन एटम्स को बोला जाता है आइसोबार्स। ओके, ऐसे और भी एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 4, ये 3 पॉइंट्स और तीनों पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बिल्कुल हमने जो है चेंज कर दिए। नंबर 4, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो एक नया एलिमेंट बन जाएगा। वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो खुद दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ये प्रोसेस अभी आपके हैं नहीं, लेकिन जब आपके नेक्स्ट जब हायर क्लासेस में आएगा तो उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। ओके, तो आप ये याद रखिए कि हाँ, एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे आपको एक न्यूक्लियर फिजन जो है, जिसमें यूरेनियम डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, और दो नए जो हैं क्रिप्टॉन्स और जो है और बैरियम जो है, दो डिफरेंट एटम फॉर्म करता है, दो डिफरेंट एलिमेंट बना लेता है। तो वहाँ पर भी ये होता है। उसके अलावा एक और रिएक्शन होती है जो स्टार्स में होती है, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट, एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइंड होते हैं आपस में और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स भी कंबाइंड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम भी कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आपने देख लिया कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कितना डिफरेंट है और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। एक तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं उसके लिए। दूसरा, इस एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, और एलिमेंट जो है वो किसी न्यू एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कंप्लीट हो जाता है, और हमारे चैप्टर का एक और पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर जो है हम मासेस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट मासेस जो हैं, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, ग्राम एटॉमिक मासेस, और इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जितने भी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करें और लर्न करने। वैसे अभी तक जितने भी टॉपिक थे वो काफ़ी ईजी थे। अगर आप डेली 25 मिनट्स या 20 मिनट्स भी इनको लर्निंग प्रोसेस में अगर आप लोगे तो ये आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये टॉपिक्स। ओके।